28 सितंबर 1994 की वो रात, जब 852 इंसान जिंदा थे, सांस ले रहे थे, हंस रहे थे, सो रहे थे, और अगले 30 मिनट में वो सब के सब समुद्र की उस अंधेरी गहराई में चले गए जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह नहीं है, सबसे खौफनाक बात यह है कि उस रात जो हुआ उसे आज 30 साल बाद भी दुनिया की कई सरकारें छुपाने की कोशिश कर रही हैं। उस जहाज के मलबे तक जाना आज भी गैर कानूनी है। वो मलबा समुद्र की गहराई में दफन है और उसके साथ दफन है एक ऐसा सच जो शायद दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। आज मैं आपको उस रात की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें हादसा है, रहस्य है, साजिश है और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था, तो अगले कुछ मिनट अपनी स्क्रीन से नजरें मत हटाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। बात है बाल्टिक सागर की। यह वो समुद्र है जो यूरोप के उत्तर में फैला हुआ है और जिसके किनारे पर बसे हैं स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश। यह समुद्र दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन इसका मिजाज किसी भी वक्त बदल सकता है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में इस समुद्र में तूफान इस तरह आते हैं जैसे किसी ने ऊपर से पानी के पहाड़ उलट दिए हों। लहरें 10 से 15 फुट तक ऊंची उठती हैं और हवा इतनी तेज चलती है कि इंसान का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। इसी खतरनाक समुद्र में हर रोज सैकड़ों जहाज एक देश से दूसरे देश तक यात्री और सामान लेकर जाते थे। MS एस्टोनिया इन्हीं जहाजों में से एक था। लेकिन यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह एक विशाल, शानदार और आलीशान क्रूज फेरी थी जिसकी लंबाई करीब 157 मीटर यानी 150 मीटर से भी ज्यादा थी। इसमें 12 डेक थे यानी 12 मंजिलें। इसमें आरामदायक केबिन थे, रेस्टोरेंट था, बार था, नाइट क्लब था, दुकानें थीं। यह जहाज एस्टोनिया की राजधानी टालिन से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के बीच नियमित रूप से चलता था। यह रात भर की यात्रा होती थी, करीब 15 से 16 घंटे की। 27 सितंबर 1994 की शाम को MS एस्टोनिया टालिन के बंदरगाह से रवाना हुआ। उस दिन जहाज पर कुल 989 लोग सवार थे। इनमें 803 यात्री थे और 176 चालक दल के सदस्य थे। यात्रियों में ज्यादातर स्वीडिश और एस्टोनियाई नागरिक थे। कुछ परिवार थे जो छुट्टियां मनाकर वापस घर जा रहे थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ पर्यटक थे। एक पूरी की पूरी स्कूल ट्रिप भी थी जिसमें बच्चे शामिल थे। शाम का माहौल खुशनुमा था। जहाज का रेस्टोरेंट भर गया था, बार में लोग बैठे थे, नाइट क्लब में संगीत बज रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात है। जहाज के कप्तान का नाम था आवो पिक, अनुभवी नाविक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र को दी थी। उन्हें पता था कि उस रात मौसम ठीक नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाल्टिक सागर में तेज तूफान आने वाला है, लेकिन यह रूट नियमित था। यह जहाज इस रास्ते से सैकड़ों बार गुजर चुका था, तो जहाज रवाना हो गया। रात होते होते समुद्र का रुख बदल गया। लहरें ऊंची होने लगीं, हवा तेज होने लगी, जहाज हिलने लगा। लेकिन ऐसे जहाजों के लिए यह असामान्य नहीं था। यात्री अपने कैबिन में चले गए, कुछ लोग नाइट क्लब में रुके रहे। जहाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात के करीब 12 बजे चालक दल के कुछ सदस्यों ने जहाज के अगले हिस्से से अजीब आवाजें सुनी। एक खरखराने जैसी आवाज, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। लेकिन किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। समुद्र में तूफान के दौरान ऐसी आवाजें आना सामान्य माना जाता था। लेकिन रात के 1 बजे जो हुआ वो सामान्य नहीं था। जहाज के अगले हिस्से में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, इतना जोरदार कि पूरा जहाज एक बार कांप गया। और फिर एक के बाद एक धमाके होने लगे। लोग नींद से उठ गए, कुछ तो अपने बिस्तर से गिर पड़े, क्योंकि जहाज अचानक एक तरफ इतनी तेजी से झुक गया जितना उसे झुकना नहीं चाहिए था। जो लोग नाइट क्लब में थे उनके हाथों से गिलास छूट गए, टेबलें एक तरफ खिसक गईं, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरे जहाज पर अफरा तफरी मच गई और इसी अफरा तफरी के बीच समुद्र का ठंडा और काला पानी
MS एस्टोनिया के अंदर घुसना शुरू हो गया। जो हुआ था वो ये था, जहाज के सबसे आगे एक बहुत बड़ा धनुषाकार दरवाजा था जिसे बो वाइजर कहते हैं। यह दरवाजा जहाज का मुंह था जो गाड़ियों और भारी सामान को जहाज के अंदर चढ़ाने और उतारने के लिए खुलता था। रात के तूफान में ऊंची ऊंची लहरों ने इस दरवाजे पर ऐसी मार की कि जहाज को पकड़े रखने वाले उसके ताले, उसकी कुंडियां एक एक करके टूटती चली गईं। और रात के 1:15 पर यह विशाल दरवाजा पूरी तरह टूटकर समुद्र में जा गिरा। अब जहाज का मुंह पूरी तरह खुला था और बाल्टिक सागर की लहरें उस खुले मुंह में एक झरने की तरह घुसने लगीं। इस वीडियो को यहां रोककर एक काम करिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी खौफनाक और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हां, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए क्योंकि आगे जो सच आने वाला है वो आपको चौंका देगा। पानी कितनी तेजी से घुसा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जहाज के कार डेक में जहां गाड़ियां खड़ी थीं, महज कुछ ही मिनटों में पानी भर गया। जहाज एक तरफ झुकने लगा, पहले 15 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री। इतने झुके जहाज पर खड़े रहना असंभव था। लोग फर्श पर लुढ़क रहे थे, सामान उनके ऊपर गिर रहा था। जो लोग अपने कैबिन में थे उनके दरवाजे झुकाव की वजह से खुल ही नहीं रहे थे। वो अपने ही कमरे में कैद होकर रह गए। जहाज के अंदर चीखें थीं, रोना था, दौड़ने की आवाजें थीं। लाइटें बुझ गईं और अंधेरा छा गया। इमरजेंसी लाइटें जलीं, लेकिन वो इतनी कमजोर थीं कि अंधेरा पूरी तरह दूर नहीं हो पाया। लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। बच्चे अपने माँ बाप को आवाज लगा रहे थे, माँ बाप अपने बच्चों को। ऊपर डेक पर जो लोग पहुंच गए थे वो भी सुरक्षित नहीं थे। बाल्टिक सागर की हवा इतनी तेज थी कि इंसान को उड़ा दे। तापमान इतना कम था कि सांस लेने पर फेफड़ों में जलन होती थी। समुद्र का पानी महज 10 से 11 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में एक स्वस्थ इंसान भी ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद शरीर काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें शरीर का तापमान इतना गिर जाता है कि दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देते हैं। जो लोग डेक पर पहुंचे उन्होंने देखा कि जहाज अब 40 से 45 डिग्री तक झुक चुका था। डेक पर खड़े रहने के लिए किसी रेलिंग को पकड़ना जरूरी था, वरना आप सीधे समुद्र में जा गिरते। जीवन रक्षक नौकाएं यानी लाइफ बोट्स जहाज के दोनों तरफ लगी थीं, लेकिन जहाज इतना ज्यादा एक तरफ झुक चुका था कि एक तरफ की सभी लाइफ बोट्स पानी में डूब चुकी थीं और दूसरी तरफ की लाइफ बोट्स जहाज के झुकाव की वजह से डेक की दीवार से चिपकी थीं। उन्हें खोलना लगभग नामुमकिन था। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने जहाज की बाहरी दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, जो अब उनके पैरों के नीचे एक ढलान की तरह थी। यह वैसा ही था जैसे किसी पहाड़ की बर्फीली ढलान पर बिना किसी सहारे के चढ़ने की कोशिश करना। कुछ लोग फिसलकर सीधे समुद्र में गिर गए। कुछ ने रेलिंग पकड़ी और ऊपर चढ़ते रहे। उन्हीं लोगों में से एक था 21 साल का एक युवक जिसका नाम था हेनरी लेपा। वो एस्टोनियाई था और अपने दोस्त के साथ सफर कर रहा था। जब जहाज हिलने लगा तो वो नाइट क्लब में था। उसने बाद में बताया कि जैसे ही उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, वो सीधे ऊपर की तरफ भागा। सीढ़ियां इतनी ज्यादा झुकी हुई थीं कि उन पर चढ़ना नहीं बल्कि उन्हें पकड़ पकड़ कर ऊपर खींचना पड़ रहा था। उसने कई लोगों को गिरते देखा, कई को रोते देखा। उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, लेकिन भीड़ में दोनों अलग हो गए। उसका दोस्त उस रात वापस नहीं आया। हेनरी किसी तरह ऊपर पहुंचा और एक लाइफ राफ्ट पकड़ने में कामयाब रहा। लहरों ने उसे जहाज से दूर फेंक दिया। वो ठंडे पानी में तैरता रहा, लहरों से लड़ता रहा। उसने बाद में कहा कि उस रात उसने भगवान से कहा था कि बस एक बार बचा दो, बस एक बार, और वो बच गया। लेकिन उसके आसपास के ज्यादातर लोग नहीं बच पाए। रात के 1:24 पर MS एस्टोनिया के चालक दल ने पहली डिस्ट्रेस कॉल भेजी।
यानी जहाज का दरवाजा टूटने के करीब 9 मिनट बाद। इस कॉल में कहा गया कि जहाज डूब रहा है, तत्काल मदद चाहिए। लेकिन बाल्टिक सागर में उस वक्त सबसे नजदीकी जहाज भी काफी दूर था और उस तूफानी रात में अपनी पूरी रफ्तार से आने पर भी उन्हें पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। 1 घंटे का वक्त, जबकि MS एस्टोनिया के पास उस वक्त था महज 30 मिनट। रात के 1:50 पर, यानी पहली डिस्ट्रेस कॉल के सिर्फ 26 मिनट बाद MS एस्टोनिया पूरी तरह पानी में समा गया। 157 मीटर लंबा 12 मंजिला विशालकाय जहाज, जिसमें लगभग 1000 लोग सवार थे, बाल्टिक सागर की 80 मीटर गहरी तलहटी में जा बैठा। इतनी तेजी से, इतनी बेरहमी से, जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया हो। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्हें क्या मिला? पानी में तैरती लाशें मिली, टूटे हुए लाइफ राफ्ट्स मिले, जहाज का सामान, कपड़े, बच्चों के खिलौने, और उनके बीच कुछ लोग मिले जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन जिनके शरीर इतने ठंडे हो चुके थे कि उन्हें अगर तुरंत गर्म न किया जाता तो वो भी नहीं बचते। कुल 137 लोग उस रात जिंदा बचे। 852 लोगों की मौत हो गई। ये यूरोप के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी थी। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहां से शुरू होती है। जब जांच शुरू हुई, जब जीवित बचे लोगों से पूछताछ हुई, तब कुछ ऐसी बातें सामने आईं जो किसी की समझ में नहीं आ रही थीं। जीवित बचे कई लोगों ने कहा कि डूबने से पहले उन्होंने जहाज में धमाकों की आवाज सुनी थी। ये धमाके बोवाइजर टूटने की आवाज थी, यही आधिकारिक जांच ने कहा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि धमाके एक नहीं कई थे और वो धमाके अलग अलग जगह से आ रहे थे। जहाज के नीचे से भी आवाजें आई थीं। तब एक और सवाल उठा, MS एस्टोनिया में उस रात क्या ले जाया जा रहा था? ये 1994 का साल था। सोवियत संघ अभी अभी टूटा था। एस्टोनिया नया नया आजाद देश बना था। उस वक्त एस्टोनिया से स्वीडन जाने वाले जहाजों का इस्तेमाल अक्सर उन चीजों को ले जाने के लिए होता था जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जा सकती थी। कई पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने दावा किया कि MS एस्टोनिया में उस रात सोवियत मिलिट्री का गुप्त सामान था, जिसे एस्टोनिया से बाहर ले जाया जा रहा था। स्वीडिश खुफिया एजेंसी ने कथित तौर पर इस जहाज पर नजर रखी हुई थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उस रात जहाज पर कुछ लोग ऐसे थे जो यात्री नहीं थे, बल्कि किसी खास मिशन पर थे। उनकी पहचान कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। और फिर 1994 में ही एक स्वीडिश पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि MS एस्टोनिया पर उस रात रूसी मूल के सैन्य उपकरण थे, जिन्हें पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां जांच के लिए ले जा रही थीं। यानी वो जहाज सिर्फ यात्रियों का जहाज नहीं था, वो एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा था। इस दावे को सरकारों ने नकार दिया, लेकिन नकारना और सच होना दो अलग अलग बातें होती हैं। अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है। MS एस्टोनिया का मलबा आज भी बाल्टिक सागर में 80 मीटर की गहराई में पड़ा है और 1995 में स्वीडन, फिनलैंड और एस्टोनिया ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया, जिसके तहत इस मलबे के आसपास जाना, गोताखोरी करना और किसी भी तरह की जांच करना पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सोचिए, एक जहाज डूबा, 852 लोग मरे। उनके परिवार वाले जानना चाहते हैं कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ, और सरकार ने कह दिया कि उस मलबे के पास कोई नहीं जाएगा। क्यों? आधिकारिक जवाब था कि वो मलबा उन 852 लोगों की कब्र है और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये एक भावनात्मक और सम्मानजनक तर्क लगता है। लेकिन फिर 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने, जो कि एक निजी चैनल के लिए काम कर रही थी, इस मलबे की अंडर वाटर फिल्मिंग की और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जहाज की बाहरी दीवार पर एक छेद था, एक बहुत बड़ा छेद, और यह छेद बोवाइजर के टूटने की वजह से नहीं बन सकता था।
ये छेद जहाज के उस हिस्से में था जो पानी के अंदर था और जहां तक लहरों का असर नहीं पहुंच सकता था। यानी किसी चीज ने जहाज को बाहर से तोड़ा था। इस खुलासे के बाद एस्टोनिया की सरकार ने दोबारा जांच शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन आज तक उस जांच का कोई पूरा नतीजा सामने नहीं आया है। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या वाकई बोवाइजर टूटने की वजह से जहाज डूबा या कुछ और हुआ था? क्या उस जहाज पर सच में कोई गुप्त सैन्य सामान था? और अगर था तो उसे छुपाने के लिए क्या कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले हैं, लेकिन पहले जानते हैं उन 137 लोगों के बारे में जो उस रात बचे। उनकी कहानियां इतनी दर्दनाक और इतनी हैरान करने वाली हैं कि आप सोचते रह जाएंगे। जो 137 लोग उस रात बचे, उनमें से ज्यादातर वो थे जो जहाज के ऊपरी डेक के करीब थे। जो लोग नीचे के कैबिन में सो रहे थे, उनमें से लगभग कोई नहीं बचा, क्योंकि जब तक उन्हें पता चला कि जहाज डूब रहा है, तब तक सीढ़ियां पानी में डूब चुकी थीं। उनके कैबिन के दरवाजे जहाज के झुकाव की वजह से जाम हो चुके थे। वो लोग अपने ही कमरों में कैद होकर रह गए और समुद्र का पानी धीरे धीरे उनके कमरों में भरता रहा। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। जीवित बचे लोगों में एक नाम है केंट हेंडरसन का। वो स्वीडिश नागरिक थे और उस रात अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। जब जहाज हिलने लगा तो उनकी पत्नी ने कहा कि शायद ये बस तूफान है, सो जाओ। लेकिन केंट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और ऊपर जाने का फैसला किया। डेक पर पहुंचते पहुंचते जहाज इतना झुक गया था कि उनकी पत्नी का हाथ छूट गया। केंट ने देखा कि उनकी पत्नी एक लहर के साथ बह गई। वो उन्हें बचाने के लिए वापस जाना चाहते थे, लेकिन अगली लहर ने उन्हें खुद समुद्र में धकेल दिया। वो किसी तरह एक लाइफ राफ्ट तक पहुंचे और बचाव दल आने तक उससे लिपटे रहे। उनकी पत्नी का शव कभी नहीं मिला। केंट ने बाद में कहा कि वो 30 साल से हर रात उस पल को जीते हैं जब उनका हाथ छूटा था। एक और बचे हुए इंसान की कहानी है। 12 साल की एक लड़की जिसका नाम था सैंड्रा। वो अपने माँ बाप और छोटे भाई के साथ यात्रा कर रही थी। जब जहाज डूबने लगा तो उसके पिता ने उसे अपने कंधों पर उठाया और ऊपर की तरफ भागे। किसी तरह वो डेक तक पहुंचे। पिता ने सैंड्रा को एक लाइफ राफ्ट पर धकेला, लेकिन खुद वो लाइफ राफ्ट तक नहीं पहुंच पाए। सैंड्रा ने अपने पिता को पानी में देखा, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लहरें उन्हें दूर ले गईं। सैंड्रा बची, उसके माँ बाप और भाई नहीं। ये कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली लोगों की असली जिंदगियां थीं जो उस एक रात में हमेशा के लिए बदल गईं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो आज भी पूरी दुनिया को परेशान करता है। 2020 में जब उस डॉक्यूमेंट्री टीम ने MS एस्टोनिया के मलबे की फिल्मिंग की और जहाज की दीवार पर वो रहस्यमयी छेद दिखाया, तो इंजीनियरों और समुद्री विशेषज्ञों ने उसे देखकर कहा कि ये छेद किसी बाहरी टक्कर से बना है। ये छेद जहाज के उस हिस्से में था जो पानी की सतह से नीचे था। मतलब लहरें वहां तक नहीं पहुंच सकती थीं। मतलब बोवाइजर का टूटना इस छेद की वजह नहीं हो सकता। तो फिर यह छेद कैसे बना? कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शायद जब जहाज डूबा तो समुद्र की तलहटी पर गिरने की वजह से यह छेद बना हो। लेकिन छेद का आकार और उसकी जगह इस थ्योरी को पूरी तरह सही नहीं ठहराती। दूसरी थ्योरी यह है कि किसी पनडुब्बी ने इस जहाज को टक्कर मारी। बाल्टिक सागर में उस वक्त कई देशों की पनडुब्बियां गश्त करती थीं। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस, अमेरिका, स्वीडन और कई अन्य देशों की नौसेनाएं इस इलाके में सक्रिय थीं। क्या किसी पनडुब्बी ने गलती से या जानबूझकर MS एस्टोनिया को टक्कर मारी? अगर जानबूझकर मारी तो क्यों? और अगर गलती से मारी तो उसे क्यों छुपाया गया? अब आते हैं उस गुप्त सैन्य सामान की बात पर। 1994 में स्वीडन के एक जाने माने पत्रकार जिनका नाम था हेंस्के जुलेन, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया कि MS एस्टोनिया पर उस रात सोवियत मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़े उपकरण थे।
खास तौर पर रूसी पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे उपकरण जिन्हें पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां हासिल करना चाहती थीं। सोवियत संघ के टूटने के बाद एस्टोनिया में रूसी सेना का काफी सामान था जो इधर उधर बिकने लगा था, और कहा जाता है कि उस सामान का एक हिस्सा उस रात MS एस्टोनिया पर था। अगर यह सच है और अगर किसी को इस सामान को दुश्मन के हाथों में जाने से रोकना था, तो क्या उसके लिए पूरे जहाज को डुबो देना मुमकिन है? क्या 852 लोगों की जानें इतनी सस्ती थीं? यह सवाल बहुत भारी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि खुफिया दुनिया में इससे भी बड़े बड़े जुर्म हुए हैं। और यहां एक और बात है जो इस पूरी कहानी को और भी गहरा बना देती है। MS एस्टोनिया पर उस रात कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम यात्री सूची में नहीं था। जब बचाव अभियान के बाद यात्रियों की गिनती हुई तो कुछ ऐसे लोगों के दस्तावेज मिले जिनकी पहचान आज तक पूरी तरह नहीं हो पाई। कुछ नाम ऐसे थे जो असली नहीं थे, कुछ पासपोर्ट्स ऐसे थे जो नकली निकले। ये लोग कौन थे? वो जहाज पर क्यों थे? और क्या उनका उस गुप्त सामान से कोई संबंध था? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। 2021 में एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन की सरकारों ने मिलकर एक नई जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी को उस रहस्यमयी छेद की जांच करने और यह पता लगाने का काम दिया गया कि आखिर यह छेद कैसे बना। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसने कहा कि छेद शायद जहाज के डूबने के बाद समुद्र की तलहटी से टकराने की वजह से बना होगा। यानी वही जवाब जो किसी को संतुष्ट नहीं करता। MS एस्टोनिया के पीड़ितों के परिवार वाले आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस मलबे की पूरी और स्वतंत्र जांच हो। वो चाहते हैं कि सच सामने आए। लेकिन 3 देशों की सरकारें उस मलबे को एक बंद दरवाजे की तरह रखे हुए हैं जिसे कोई नहीं खोल सकता। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसके लिए आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। आखिर MS एस्टोनिया क्यों डूबा? सच ये है कि इसके 3 जवाब हैं और तीनों के अपने अपने सबूत हैं। पहला जवाब वो है जो सरकारी जांच ने दिया। बोवाइजर यानी जहाज का अगला दरवाजा खराब, रख रखाव की वजह से कमजोर हो गया था। तूफान की लहरों ने उसे तोड़ दिया, पानी घुसा और जहाज डूब गया। ये एक हादसा था, एक दुखद लेकिन सामान्य समुद्री हादसा। दूसरा जवाब वो है जो कुछ विशेषज्ञ और पत्रकार देते हैं। उस रहस्यमयी छेद की वजह से किसी बाहरी टक्कर की संभावना है। शायद एक पनडुब्बी की टक्कर ने पहले जहाज को कमजोर किया और फिर बोवाइजर टूटा। ये टक्कर गलती से हुई हो सकती है और इसे छुपाने के लिए मलबे तक पहुंच पर रोक लगा दी गई। और तीसरा जवाब वो है जो सबसे खतरनाक है। अगर उस जहाज पर सच में गुप्त सैन्य सामान था और अगर किसी को वो सामान किसी और के हाथ नहीं लगने देना था, तो क्या किसी ने जानबूझकर उस जहाज को डुबोया? क्या 852 लोगों की जानें उस सामान को छुपाने की कीमत थीं? ये तीसरा जवाब सबसे डरावना है और इसीलिए शायद कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। सच क्या है ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक उस मलबे को पूरी तरह खोला नहीं जाता, जब तक उस छेद की स्वतंत्र जांच नहीं होती, जब तक उन गुमनाम यात्रियों की पहचान सामने नहीं आती, तब तक MS एस्टोनिया की कहानी एक ऐसे सवाल की तरह रहेगी जिसका जवाब समुद्र की गहराई में दफन है। 80 मीटर नीचे बाल्टिक सागर की ठंडी और अंधेरी तलहटी में MS एस्टोनिया आज भी पड़ा है। उसके साथ पड़े हैं 852 लोगों के अवशेष और उनके साथ पड़ा है एक ऐसा सच जिसे दुनिया की कई ताकतें दफन रखना चाहती हैं। 28 सितंबर 1994 की वो रात खत्म हुई, लेकिन उस रात के सवाल आज भी जिंदा हैं। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अब बात करते हैं अगले वीडियो की। दोस्तों, MS एस्टोनिया की कहानी बड़ी है, दर्दनाक है, रहस्यमयी है, लेकिन जो कहानी हम आगे लेकर आ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है।
हम बात करने वाले हैं MH370 की, वो हवाई जहाज जो 239 लोगों को लेकर हवा में उड़ा और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे आसमान ने उसे निगल लिया। दुनिया की सबसे बड़ी खोज अभियान के बाद भी आज तक ये नहीं पता कि वो जहाज गया तो गया कहां। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे जो सच छुपा है वो आपकी नींद उड़ा देगा। उस वीडियो को मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें।